श्रीवास्तव जी तथा इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर सुधा सिंह हैं। मैं सारिका कालरा इस सत्र की संयोजक डॉक्टर उपासना दीक्षित के साथ सत्र में भागीदारी करने वाले विद्वानों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। औपचारिक स्वागत सम्मान परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं सबसे पहले इस सत्र की अध्यक्ष प्रोफेसर सुधा सिंह के स्वागत सम्मान के लिए दीपांशु जी को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और डॉक्टर प्रोफेसर सुधा सिंह का अंग वस्त्र से स्वागत करें, सम्मान करें। बहुत बहुत स्वागत मैम, धन्यवाद। मैं आज की मुख्य अतिथि ममता कालिया जी के स्वागत के लिए महिमा को आमंत्रित करती हूं कि वे आए। धन्यवाद ममता जी। हेलो हेलो। अब मैं प्रोफेसर अल्पना मिश्र, अल्पना जी अभी आ रही हैं। अब मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के स्वागत के लिए महिमा को आमंत्रित करती हूं कि वे आए और उनका स्वागत करें। अल्पना जी कहाँ आ रही हैं? अच्छा। धन्यवाद। आज इस सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अल्पना मिश्र जी की हम बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों में हमारे बीच उपस्थित होने वाली हैं, आ गई हैं। प्रोफेसर अल्पना मिश्र आइए मैम, आइए प्लीज। प्रोफेसर अल्पना मिश्र के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र कालरा जी को आमंत्रित करती हूं कि वे आए और उनका स्वागत सम्मान करें अंग वस्त्र के साथ। धन्यवाद। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 का ये सत्र मेरे शब्द मेरी दृष्टि बहुत ही रोचक और गहन विचार विमर्श का रहने वाला है। सारे सुधीजन, विद्वज्जन और शोधार्थी हमारे बीच बहुत उत्सुक हैं कि उन्हें इस सत्र से कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उनके आगे के मार्ग को और प्रशस्त करेगा। तो मैं बिना समय गंवाए आमंत्रित करती हूं और आमंत्रित करने से पहले मैं उनका परिचय आपके सामने रखना चाहती हूं। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव आज के इस सत्र के विशिष्ट अतिथि हैं। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के मानविकी विद्यापीठ में हिंदी के प्रोफेसर हैं। पूर्व में आप इग्नू के पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा प्रबंध विद्यापीठ और इग्नू के ही अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक रह चुके हैं और इस बार दूसरी बार इग्नू के कुल सचिव हैं। हिंदी के साथ साथ आप भोजपुरी में भी लेखन करते हैं और आपकी कविता इन दिनों हालचाल, अनभय साँचा, अनभय कथा, असुंदर सुंदर, जितनी हंसी तुम्हारे होठों पर, तेरे खुशबू भरे खत, कहानी संग्रह उनका मिलता है। आलोचना के क्षेत्र में भी आपकी कई किताबें हैं। भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद्र, आलोचना का मानुषमर्म। संपादन, आपके संपादन में प्रेमचंद कहानी समग्र, प्रेमचंद स्त्री जीवन की कहानियाँ, प्रेमचंद स्वाधीनता की कहानियाँ आदि पुस्तकों का आपने संपादन किया है। आपकी कई कविताओं का संपादन कई कविताओं का अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कई विश्वविद्यालयों में कविता केंद्रित पाठ्यक्रमों में आपकी कविताएं सम्मिलित हैं। कविताओं पर देश के विश्वविद्यालयों में 10 से अधिक शोध कार्य हो चुके हैं और आपने साहित्यिक पत्रिका उम्मीद का संपादन किया है और अब नई उम्मीद का संपादन कर रहे हैं। कविता के लिए आपको भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, आलोचना के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का कृति सम्मान, इसके अतिरिक्त भी आपको कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। मैं सादर आपको इस मंच पर आमंत्रित करती हूं कि आप इस सत्र में अपनी बात रखें और अपना विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। धन्यवाद सारिका जी। कहा यह गया था कि हम अपने अनुभव बताएं।
यही कहा गया है ना, कि अनुभव बताएं। नहीं तो पहले सोचा था कि हो सकता है कुछ रचना पाठ जैसी चीज़ हो। आदरणीय ममता कालिया जी, हम लोग उनके सामने ही बड़े हुए, अब बूढ़े होने लगे हैं। तो सुधा जी, अल्पना जी, सारिका जी और सभी मित्र जो यहाँ उपस्थित हैं, अनुभव को किस रूप में रखा जाए, अनुभव का क्या आशय है, यह भी समझने की जरूरत। कवि के रूप में आलोचक के अपने अनुभव होते हैं, मैं आलोचक के रूप में अपना कोई अनुभव यहाँ नहीं कहना चाहूँगा। एक कवि के रूप में क्या अनुभव हुआ या किस तरह मैंने अपने अनुभवों को कविता में रूपांतरित किया, ये बात हो सकती है। कई तरह की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आरंभिक जीवन जो है मैंने अपने गांव में व्यतीत किया। बहुत कम लोगों को यकीन होता है कि मैं गांव में भी रहा होऊंगा, लेकिन मैं रहा गांव में। वहाँ का जो परिवेश था, सारी चीज़ें थीं जो, वो सब कहीं ना कहीं मेरे जीवन में शामिल है। अब भी मेरा गांव से उतना ही गहरा रिश्ता है। अब भी गांव में मेरा घर है, मैं जाता हूँ और लगातार वहाँ से संपर्क संवाद है, गहरा संवाद है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अतिथि के रूप में मैं अपने गांव जाऊं और वहाँ से लौट आऊं। तो पहला जो अनुभव मेरे पास है वो गांव के जीवन का है। और गांव के जीवन का जब मैं अनुभव कह रहा हूं तो कोई बहुत रूमानी अर्थ में नहीं कह रहा हूं कि क्या था, कैसे थे, नदियां थीं और खेत थे, इस तरह। गांव के अनुभव की जब मैं बात कह रहा हूं तो वो विविधता से भरा हुआ अनुभव है। यानी कि वहाँ पर जो सामाजिक समरसता थी वो भी, और जो सामाजिक संघर्ष था वो भी, दोनों चीज़ें स्मृति में कहीं ना कहीं हैं। जो वहाँ का वंचित जीवन था, वहाँ का जो स्त्री जीवन था, वहाँ जो किसानों का जीवन था, वो सब मेरी स्मृति में बहुत सघन रूप में है। और मुझे लगता है कि किसी भी रचनाकार के लिए अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो ये उसके पास ये सब संचित हों, स्मृतियाँ सघन होनी चाहिए। अगर किसी रचनाकार के पास स्मृति नहीं है तो मुझे लगता है कि वो बहुत अभागा किस्म का व्यक्ति है। बिना स्मृति के क्या रचना संसार होगा, क्या कोई रचेगा? क्योंकि आप अपनी स्मृतियों से सीखते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें नई जुड़ती हैं। आप अपनी स्मृतियों की का मूल्यांकन भी करते हैं कि कितनी दूर तक उसको रखना है, उसके साथ रहना है। तो जो पहला अनुभव था, जब मैं वो संगत के इंटरव्यू में भी जब किया गया तो वहाँ पर भी मैं ये बातें बता रहा था। हम जब छोटे थे तो अब देखिए कैसे फ़र्क होता है। हम लोग महानगर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कितना जगमग जगमग है। लेकिन जब मैं गांव में था तो गांव के बच्चे, जब मैं गोरखपुर पढ़ने लगा गोरखपुर में, तो गांव में हंसी आएगी आप लोगों को, गांव में बच्चों को लगता था कि गोरखपुर या शहरों में तो रात ही नहीं होती है। रोशनी का, यानी कि जो आज हम बड़ा जगमग जगमग सा देखते हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है। देवरिया के जिस हिस्से में मेरा गांव है और वहाँ से गोरखपुर शहर में 50 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उतने में इतना बड़ा फर्क था, इतनी चीज़ें थीं कि जो विशुद्ध ग्रामीण थे, जिनका कोई संपर्क शहर से नहीं था, उनको वो एक अलग दुनिया लगती थी, एक अलग संसार सा महसूस होता था। ये भेद भी समझ में आया। ये चीज़ कवि बनने की पूरी प्रक्रिया में ये चीज़ भी समझ में आई कि कितनी चीज़ें हैं जिन्हें हम शायद समझ नहीं पाते। लोगों के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। हम जब गांव में जाएं, अगर भोजपुरी की जगह हिंदी बोलने लगें तो कहते थे अंग्रेजी बोल रहे हैं ये। हम भाषाओं की बात करते हैं, सारी चीज़ें हैं। इतना फ़र्क था कि अगर आप गांव में जाकर किसी से भी, आत्मीय से, किसी से अगर आप भोजपुरी की जगह अगर आपने हिंदी बोलना शुरू किया तो तुरंत कहेंगे कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी छांट रहे हैं। तो ये इस तरह का पूरा जो था, यानी कि अभी जब हम आए, भाषा का विवाद, तमाम चीज़ें पढ़ते हैं और हम हिंदी के बारे में बात करते हैं, जाहिर हम सब लोग हिंदी के ही लेखक हैं, सब कुछ है, तो समझ में आता है कि चीज़ें इतनी सरल नहीं है, इतनी एक रैखिक नहीं होती हैं। अगर आप रचनाकार हैं या रचनाकार बनने की प्रक्रिया में हैं, आप रचनाकार तो हमेशा बनने की ही प्रक्रिया में रहता है, अंतिम दिन तक हम बनने की ही प्रक्रिया में होते हैं। पूर्ण संपूर्ण जैसी कोई कल्पना मैं तो नहीं मानता कि कहीं कोई चीज़ हो जाती है। तो ये जीवन था, वो सारी चीज़ें थी। फिर दिल्ली आ गए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने आ गए।
एक अलग दुनिया से साक्षात्कार हुआ, बल्कि पूरे भारत से साक्षात्कार हुआ। भारत के हर हिस्से के लोग वहाँ विद्यार्थी थे। शायद ही कोई हिस्सा हो जिस अंचल का कोई व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उन दिनों में न रहा हो। तो एक तरह से पूरे भारत से परिचय हुआ, कैसे क्रमशः गांव से निकल के गोरखपुर में आए तो नगरी जीवन और बहुत सारा जो फ़र्क था वो भी सब समझ में आया। फिर जब महानगर में आए, एक ऐसे विश्वविद्यालय में आए जहां सब लोग थे, तो इन सब चीज़ों ने भी नज़रिया बदला, देखने का नज़रिया बदला कि कैसे हम किसी भी चीज़ को, किसी घटना को हम देखें कैसे। अगर हमें उसे कविता में ले जाना है तो हम देखें कहाँ, हम हमारा वो कोण कहाँ होना चाहिए, किस कोण से हम उसको देखना शुरू करें कि वो कविता में आए तो लगे कि कुछ अलग है, कुछ विशिष्ट है। क्योंकि घटनाओं का दोहराव तो कविता नहीं हो सकती, क्या कोई भी रचना नहीं हो सकती घटनाओं का या किसी चीज़ का दोहराव। तो अनुभव तरह तरह के शामिल हुए जीवन में, जीवन भी बदला। हम जहाँ से चले थे, जिस जीवन के अभ्यस्त थे, आज अब वो जीवन नहीं है, वो जीवन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। अगर आज कोई रचनाकार ये कहता है अपने 30 साल 35 साल पुराने जीवन ये हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो झूठ की तरह होगा। बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। हम 90 के दशक में जब गांव में जाते थे तो बिजली नहीं थी, पंखा नहीं था, फिर भी हम वहाँ रह लेते थे। आज बड़ा मुश्किल है गांव में जा कर के बिना बिजली और पंखे के रह पाना, बात कर पाना। इस बदलाव को भी देखने की ज़रूरत होती है एक रचनाकार को, कि हम स्वयं कितना बदलते हैं, हमारे भीतर जो परिवर्तन हुआ देखने की ज़रूरत हो कि कहीं हम अपने से तो झूठ नहीं बोल रहे, कहीं हम अपने से तो झूठ नहीं बोल रहे। हम किस जीवन के अभ्यस्त हो चले हैं अब। आज जब हम किसान के बारे में मैं सोचना शुरू करता हूं तो मैं उस 35-40 साल की दूरी को भी देखना चाहता हूं, बीच में जो 35-40 साल की दूरी मैंने अपने जीवन में लांघ ली है। क्या मैं किसान के उस दुख को उतनी ही इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ आज महसूस करने की स्थिति में हूं जितना मैं 90 के दशक में था, गांव में रहते हुए, जब मैं खेतों में जाता था, जब मेरे पिता, पढ़ा लिखा परिवार था, सब वो, मैं परिवार के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, बावजूद इसके पिता कुदाल पकड़ा देते थे छुट्टी के दिन, कहते थे खेत चलो। काम करने वाले लोग थे हम चारों तरफ, लेकिन पिता कहते थे कि काम करो। पिता जो मवेशी थे, गाय वगैरह दरवाजे पर थीं, पिता जो उनका गोबर इकट्ठा होता था, जो काम करने वाले लोग थे वो लोग हटाते थे। पिता हम भाइयों को भी, हम लोग खांची बोलते हैं अपनी तरफ, हम भोजपुरी में, तो जो भी पात्र होता था उसमें रख के उनके साथ कहते थे इसको ले जाओ। ये सारी चीज़ें, ये ट्रेनिंग भी बहुत काम आई। सिर्फ काम कराना नहीं, काम करना भी आना चाहिए। ये ट्रेनिंग पिता ने अपनी तमाम अच्छी स्थिति के बावजूद भी, पढ़ाई लिखाई संपन्नता तमाम चीज़ों के बावजूद भी दी। ये अनुभव बहुत काम आया जीवन में। आज भी जब मैं विश्वविद्यालय में हूँ, बहुत तरह की जिम्मेदारियों में हूँ, तब भी ये चीज़ सीख रहती है कि सिर्फ काम कराना नहीं है, काम करना भी है। एक कवि के तौर पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सीख है कि आप अपने भीतर के मनुष्य को न मरने दें। हमारी संपन्नता, हमारी समृद्धि धीरे धीरे हमको सोखती चली जाती है। धीरे धीरे हमें वो पता भी नहीं चलता कि हम कितना बदल रहे हैं, कितना तेजी से हमारे भीतर चीज़ें छीज रही हैं। हम बनावटीपन में चले जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें, अचानक बहुत सारा अहंकार आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम भूलने लगते हैं। अगर आपके भीतर ये सारी चीज़ें हैं तो आप कभी नहीं हो सकते, आप रचनाकार नहीं हो सकते। कवि से मेरा आशय है कि किसी भी ढंग के रचनाकार आप नहीं हो सकते। अगर आपने अपनी सहजता खो दी, अगर आप ये भूल गए कि आपका प्रस्थान बिंदु क्या था, फिर आप क्या कविता लिखेंगे, फिर आप क्या कहानी लिखेंगे, आप क्या कुछ भी क्या करेंगे आप। कवि कर्म सफलता की सीढ़ी नहीं है। वो आपकी भौतिक चीजें हो सकती हैं कि आप अपने करियर में जो अर्जित कर लें, लेकिन अपने कवि को उससे अलगा कर रखें। मैंने बराबर ये कोशिश की कि मेरा कवि मेरे शिक्षक या मेरे प्रशासक का पर्याय न बने कभी, वो उसे एक निश्चित दूरी के साथ रहे, एक निश्चित दूरी पर रहे, मैं दोनों को मिलाऊं ना कभी। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बेहतर है, नहीं कर पाया
तो इससे बड़ी कोई असफलता नहीं है जीवन में, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ये बराबर संतान नहीं हो पाती थी, पुत्र नहीं हो पाते थे, उनकी क्या त्रासदी होती थी गाँवों में, और वो सोहर का प्रसंग लेकर के, जाहिर है सोहर पर याद है, वो रचना लिखी। ये सब उसी जीवन से, अगर वो अनुभव नहीं होता, वो चीज़ें नहीं होती, तो आप सिर्फ शिल्प जान करके और ज्ञान के बल पे कविता नहीं लिख सकते, नहीं चल सकती वो चीज़, वो चलेगी नहीं। और वो बहुत दूर तक क्राफ्ट के बल पर या बाहरी अर्जित ज्ञान के बल पे कविता काम नहीं करती है। वो पाठक उसको पहचान लेता है, आलोचक तो खैर वो भी आया, तो विविधता रही, और मैंने कोशिश की कि उस विविधता को अपनी कविता में दर्ज। हमें लगता है कि इसी रूप में चीज़ों को बचा रहना चाहिए। अपने अनुभव की भी समीक्षा हमें जरूर करनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि अनुभव मिल गया, लेकिन अगर उसकी समीक्षा नहीं हम कर पाते हैं तो शायद गलत रास्ते पर जाएंगे। उसकी समीक्षा बहुत जरूरी है। क्या समय हो गया? धन्यवाद जितेंद्र श्रीवास्तव जी। और साथ ही आपके अनियारे तलछट में चमका पंजाबी में अनुदित तथा प्रकाशित हो चुका है। तो ऐसी रचनाकार को हम सुनना चाहेंगे, उनके अनुभव हम अवश्य उनका लाभ भी उठाएंगे कि वो जो बातचीत हमारे बीच रखेंगी हमें उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सारिका। मेरे सामने बैठी हुई हैं, हमारे लिए तो बहुत सम्माननीय हैं ममता जी। ममता जी के प्रति बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधा सिंह, हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि जितेंद्र श्रीवास्तव और सारिका, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे रसिक, सुहृदय, रचनाकार और पाठक और श्रोता, जो इतने सुहृदय हैं कि इतने 6 बजे के बाद भी बैठे हुए हैं, तो ये देखकर अच्छा लग रहा है। मैंने विषय को ऐसे लिया, मेरी कोई बात नहीं हुई थी कि अनुभव पे बात करनी है तो फिर भी मुझे जितेंद्र जी की बात सुनते हुए एक ऋग्वेद की एक पंक्ति याद आती, एक सूक्त याद आ रहा था, अनुभव ज्ञान है। तो अनुभव से ही ज्ञान पैदा हुआ है। सारी जो अन्वेषण से लेकर सारी चीज़ें वो अनुभव पर ही आधारित हैं। और पूरी बहसें उपनिषदों की, खासकर बहसें इसी पर हैं कि कोई कहता है कि जो वायु है वो प्राण है, कोई अलग अलग उपनिषदों का, तो सारी फिलॉसफी इस पर है। तो अनुभव तो बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे 2 बातें याद आ रही थी। एक तो रसूल हमजातों का प्रसिद्ध कथन याद आ रहा था कि यह मत कहो मुझे विषय दो, यह कहो मुझे आँख दो। तो बात दोनों वही है कि मेरे शब्द मेरी दृष्टि, तो शब्द से ही काम नहीं चलेगा, दृष्टि ज़रूरी है। शब्द की जादूगरी कई बार दृष्टि के अभाव में काम नहीं करती है। बहुत अच्छे से बेहतरीन वाक्य विन्यास होगा, लेकिन उसके भीतर प्राण तो विजन से ही आएगा। तो एक तो मुझे याद आ रहा था, चारों तरफ इतनी कहानियाँ बिखरी हैं, इतना कुछ बिखरा हुआ है, कहने के लिए इतना कुछ है, बटोरने के लिए इतना कुछ है, और लिखने के लिए उस तरह से समय बहुत कम है। सारी जो ज़िंदगी की आपाधापी भाग दौड़ है, उसमें आधी से अधिक चीज़ें तो बिखर जाती हैं। हाथ जो आता है अंत में बहुत ही कम रह जाता है। तो ये एक, मुझे लगता है कि हर रचनाकार इस समय का इस चीज़ से गुजरता होगा कि वो कितना कुछ कहना चाहता है, कितनी सारी चीज़ें समेटता है, उसकी आँख कितनी चीज़ों को देख लेती है, कहाँ कहाँ तक देख लेती है, लेकिन अंततः कह पाने के लिए जो समय बहुत कम बच पाता है। खासकर जो लोग नौकरी में हैं वो तो जानते ही होंगे, स्त्रियां जो नौकरी में, वो और भी बहुत अच्छे तरह से महसूस करती होंगी कि कितनी कई स्तर की जिम्मेदारियों के साथ उन्हें कहना ही है। और दूसरी बात जो मुझे याद आती रही, वो मारीना तोस्तोवेवा की एक पंक्ति कि हर किताब हमारी ही जीवन की
हमारे ही जीवन से चोरी की गई एक घटना है। ये बात मुझे इतनी पसंद है कि वाकई जो लेखक है वो जो कुछ भी, जितनी भी कहानियाँ उठाता है, जितने भी पात्र उठाता है, एक तो वो 100% वैसी नहीं होती, कभी हो ही नहीं सकती। जहाँ से उसने ये आइडिया लिया है, जहाँ से वो एक आइडिया के तौर पर आता है और लेखक उस पर विचार, चिंतन, इन सारी प्रक्रियाओं से गुजर कर बड़ी गहराई उन शब्दों में अपनी दृष्टि से कितने ही गहन अर्थ भरता है। तो ये एक जो पूरा है कि चाहे खल पात्र हों, चाहे जिस भी तरह के पात्र हों, छोटे बड़े तमाम नाना प्रकार के, उन सब पात्रों के भीतर थोड़ा थोड़ा लेखक ही होता है, सब में उपस्थित होता है, क्योंकि सबको उसने जाना है, जीवन को जिस तरह से जाना है, जिस तरह से समझा है, जिस तरह से उसके अनुभवों में जीवन आया है, जगत आया है, परिस्थितियाँ आई हैं, स्थितियाँ आई हैं, उसी अनुसार वो खल पात्रों के साथ भी देख रहा है, तादात्म्य कर रहा है। और वे जो विलन हैं वो दरअसल जीवन में जितने हैं, लेखक के विचार में कितने हैं। तो यहाँ दृष्टि बड़ा काम करती है कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, उसकी समझ क्या है जीवन के प्रति। और जो शब्दों की जादूगरी, उससे तो वो प्राण फूंकने का काम करता रहता है, अपनी दृष्टि से गहराई और ऐसी जीवंत चित्र बना देना, जीवित कर देना उन पात्रों को कि कितने ही ऐसे उपन्यास हैं जिनके पात्र अमर हैं, जिनके पात्रों को लेकर के तमाम तरह की मैं कहूँ कि परिभाषाएं बनी हैं, या जिनको लेकर के एक तरह से गाहे बगाहे कहावत की तरह, उदाहरण की तरह प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे भी वो कालजयी पात्र जो सारी बाउंड्रीज तोड़कर, सारी सीमाओं को लांघ करके चले आए हैं, वे भी एक लेखक की दृष्टि और उसके शब्द ही हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी मित्रताएं हुई लेखन के कारण। एक बड़ी कलाकार से मित्रता हुई। उन्होंने कहा, आपकी कहानियों में तो बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे रंग हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कलाएं आपस में जुड़ती जा रही हैं। किस तरह जुड़ती जा रही हैं? लेखक के वो शब्द हैं, वो दृष्टि है, वो समझ है कि वो उन चीज़ों को वहाँ तक ले जा रहा है कि वो अपने आप ही अनायास जो है वो दूसरी कलाओं के साथ जोड़ रही हैं। फिर उन्होंने उस पर चित्र पेंटिंग भी बनाई। तो इस तरह बहुत सारी मेरे लेखन ने मुझे बहुत सारी दोस्तियाँ भी दी, बहुत सारे परिचय के दायरे खोले, बहुत सारा प्यार दिया, अपनापन दिया, बहुत बड़ा संसार दिया, जिसका एक बहुत स्पेशल नागरिक बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो मिली, मुझे एक और बात याद आ रही है लेखक की, ये जो वह रचता है और जो उसके ही जीवन की कैसे हो जाती हैं घटनाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा उन पात्रों के साथ वो तादात्म्य कर जाता, कायांतरण कर जाता है। लिखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि वो पात्र को जी ही रहा है। वे पात्र घर में चले आते हैं, घर में घुस जाते हैं, दिमाग की कोठरी में बैठ जाते हैं, और सारे वक्त वो जब तक क्लिक नहीं लेता वो उधम मचाते रहते हैं कि मुझे ऐसे कहो, मुझे वैसे करो। और कई बार वो लेखक के ऊपर इतने हावी होने लगते हैं कि सोचा पहले कुछ और था और अब कुछ और तरह से ले जा रहे हैं। क्योंकि इस बीच, इस पूरी यात्रा के बीच, उस पात्र के साथ जितना ज़्यादा वो तादात्म्य करता चला गया, कायांतरण की स्थिति जितना घटित हुई, तो उसे पात्र और ज़्यादा समझ में आया और अब वो पात्र के हिसाब से चल रहा है। तो इसको कहते भी हैं कि कई बार पात्र लेखक को चलाने लगते हैं, आगे जा कर के लेखक उनके हाथ में चला जाता है। तो ऐसा भी कई बार घटित हो जाता है। मुझे याद आ रहा है कि शरदचंद्र के उपन्यास को पढ़ करके उन्हें एक पाठक ने पत्र लिखा कि मैंने अपना फैसला बदल दिया। तो ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं। आप देखिए कि ये शब्द केवल वहाँ तक नहीं है जहाँ तक लेखक ने सोचा था, ये वहाँ तक चले गए हैं जहाँ तक सोचा भी नहीं गया था, जहाँ ना पहुँचे रवि वाली बात है। तो वो पहुँच जा रहा है वहाँ तक और उन स्तरों पर वो कनेक्ट कर ले रहा है। तो मेरे साथ ये रहा कि मुझे कथ्य के स्तर पर और भाषा के स्तर पर भी और शिल्प के स्तर पर भी चुनौती लेना बड़ा पसंद आता रहा है, और ऐसे कथ्य उठाना जिसमें बड़े चैलेंज हों,
मैं काम कर रही थी जब विमेन ट्रैफिकिंग को लेकर के अस्थि फूल उपन्यास पर, तो एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मुझे बहुत अलग तरह से प्रभावित किया। ऐसा नहीं होता कि लेखक ही प्रभावित करता रहता है, तमाम घटनाएं या तमाम लोग जो उसके आसपास हैं या उससे जुड़ते हैं या मिलते हैं, वो भी कई बार बहुत प्रभावित कर जाते हैं। हुआ ये कि मैं एक पीएचडी वाइवा लेने गई थी, और मैं जो जितेंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि लेखक को और अपने अध्यापक को हमेशा अलग अलग रखना, तो ये कोशिश जारी रहती है। तो वहाँ जो है, वहाँ तो एक अध्यापक के तौर पर गए और वाइवा खत्म हुआ, और उसके बाद जो है कुछ लड़कियाँ आई कि जो कि अक्सर ही होता है कि मिलना है, तो वो एक लेखक से मिलना चाहते हो, एक अध्यापक से नहीं मिलना चाह रहे होते हैं। तो बच्चों ने कहा, वो पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि मैम से हम थोड़ा अकेले में बात करना चाहते हैं। तो ऐसा है कि कई बार लड़कियां हैं, उनको कुछ होगी परेशानियां, तो मैं थोड़ा सा किनारे हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पूरा अकेले में बात करना चाहते हैं। तो ऐसा लगा कि शायद इसी लड़की के साथ कुछ दिक्कत है, कोई दुर्घटना है, कोई ऐसी स्थिति है जो ये कहना चाहती है। उसमें से एक लड़की रोने लग गई। तो मैंने उनसे कहा, जा रहे थे सब लोग लंच पे, जो एक बहुत जो अध्यापक एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि उसके बाद लंच के लिए या चाय वाय पिलाने के लिए ले जाते हैं। तो मैंने रोका, मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे ये सुन लेना चाहिए। और मैं रुक गई और मैं किनारे गई एकदम अकेले। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ। मेरे अंदाजे के बिल्कुल विपरीत उन लड़कियों के साथ कुछ नहीं हुआ था। वो लड़कियां अपने पड़ोस के लिए रो रही थीं, और इतनी बड़ी मानवता का जो सरोकार था इतना बड़ा था कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा आसपास हो रहा है, और मैम आप लिख दीजिए, आप कुछ करिए। लेखक क्या कर सकता है? लेखक लाचार हो सकता है, ये मैंने पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया। क्या करें इनके लिए? फिर मैंने कहा कि अगला संडे मैं आ रही हूँ। मैं जींद चली गई। हरियाणा मेरा देखा हुआ ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कहा मैं तो अब तुम ही लोगों की आंखों से देखूंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें, और मुझे लगा कि मैं जो इतने साल से विमेन ट्रैफिकिंग पर काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा झारखंड इलाका था, तो मैं धीरे धीरे काम कर रही थी। वो काम इतना धीमा चल रहा है क्यों? यहाँ तो इतनी ज़रूरत है, और ये वही चीज़ें हैं जो वहाँ से पूरी तरह जुड़ रही हैं, लिंक कर रही हैं। और उसके बाद तो मैं, जैसे मुझे एक जुनून सा चढ़ जाए, एक पागलपन चढ़ जाए, उस तरह से रात दिन करके। और उन लड़कियों की तो खाली यही इच्छा है ना कि आप कह दीजिए, सारी चीज़ें आप बता दीजिए। और वो सारी चीज़ें जो मैंने देखी, वहाँ देखी और झारखंड में देखी, तो वो सब मिला करके वो उपन्यास कैसे, किस तरह से तैयार हुआ, वो कुछ वैसी सी स्थिति थी। नागार्जुन को याद करें तो रोता हूँ, लिखता जाता, बेकाबू पाता हूँ, कुछ वैसी सी स्थिति बनती जाती थी। तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं कई बार ऐसी। तो मैं तो उस प्रभाव को नहीं भूल पाती कि उन लड़कियों को मुझ पर भरोसा है, तो मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि लेखक के लिए भरोसा अर्जित करना बहुत बड़ी बात है कि पाठक उस पर भरोसा करता है। मतलब एक चीज़ जो मैंने और जाना कि संघर्ष तो है मनुष्य के जीवन में, खासकर आदिवासी जो इलाका जिस पर मैं काम कर रही थी, जल जंगल ज़मीन के संघर्ष हैं ही, पर अभाव के बीच भी कितना रंग है, कितना लास्य है, कितनी सुंदरता है, संगीत है, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। संस्कृति परंपराएं हैं तमाम। उन सारी चीज़ों को तो केवल इतना ही नहीं होता कि आप एक घटना देख लें, बल्कि आप उसकी तह तक जाते हैं, पढ़ते, लिखते, समझते, फिर से उस पात्र से टकराते, ना जाने कितने स्तर पर काम करते हैं। तब जाकर वो कायांतरण की प्रक्रिया ठीक ठीक घटित होती है, तब जाकर आप उस एक पात्र को एक रूपाकार दे पाते हैं। ऐसे ही कोरोना के समय मुझे एक बचपन की घटना याद आ गई कि मैंने एक ऐसे पात्र को देखा था जिसे इस तरह की बीमारी थी, और मैंने मानसिक बीमारी पर इतना सोचा और इतना समझा उसको कि ये बीमारी है क्या, जिससे जूझते हुए मैंने देखा था उसे।
और उसके बाद वो पूरी जो स्लीप पैरालिसिस की जो पूरी समस्या थी उसको समझना, उससे गुजरना, और वो पात्र कैसे बनता चला गया, ये भी एक अलग ही तरह का अनुभव रहा। तो लेखक ऐसे तमाम अनुभवों को कोशिश करता है कि वो अपने पाठक तक, जहाँ तक भी चीज़ें जाए, मैं पाठक ही क्यों कहूँगी कि वो सुहृदय व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जिस तक ये चीज़ें पहुँच गईं तो कोई बाउंड्रीज़ की नहीं है, जहाँ तक भी पहुँचती हैं, और अगर पहुँच जाती हैं, क्योंकि आजकल पहुँचने का भी एक संकट है, पहुँचती नहीं चीज़ें, तो अगर पहुँच जाती हैं तो ये लेखक के लिए एक सुकून की बात होती है कि हाँ, उसने जो चाहा, वो जो चाहता रहा कि उन लोगों तक चीज़ें ये पहुँचें, जाएं ये जानकारियाँ, तो वो पहुँच रही हैं, तो ये बहुत जो है सुकून की बात है। और मैं यही कहूँगी कि मेरा बल हमेशा ही रहा है विजन पर कि दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। शब्द के साथ हमेशा दृष्टि का ही योगदान होता है, तभी एक रचना जो है वो महत्वपूर्ण, बड़ी, गहरी इस रूप में हमारे सामने आ पाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में मैंने पूरा समय लिया। धन्यवाद अल्पना जी। दृष्टि के अभाव में शब्द भी काम नहीं आते। तो जो बहुत महत्वपूर्ण बात आज एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार अल्पना जी ने हमारे सामने रखी, और साथ ही कि किस तरह से पात्र हमें कचोटते हैं कि हमें लिखो, हमें लिखो, और हमारी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, एक रचनाकार को किस तरह से व्यथित करता है, वो बहुत सुंदर शब्दों में आपने हमारे बीच रखा। और इसी के साथ मैं अगली जो हमारी साहित्यकार हैं, बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, मेरे समय की साहित्यकार हैं, मैं भी उन्हें खूब पढ़ती थी और मैं अपनी छात्राओं को भी कहती हूँ कि आप भी पढ़ो। तो ऐसी ममता कालिया जी आज हमारे बीच हैं, लेकिन उनका परिचय पढ़ने से पहले मैं एक सूचना आपके सामने रखना चाहूँगी कि ममता कालिया जी की कहानी पीठ, कहानी का नाट्य मंचन, नाट्य पाठ समानांतर सत्र में हो रहा है, जो कि समवेत सभागार में हो रहा है। जो इच्छुक हैं वे वहाँ पर जा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। आज ममता कालिया जी, हम बहुत आपके आभारी हैं कि आप हमारे बीच में हैं। आप वर्तमान साहित्य परिदृश्य की एक जानी मानी लेखिका हैं। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में आपने लिखा है। लगभग 11 उपन्यास, 2 दर्जन कहानी संग्रह, 5 कविता संग्रह, 3 निबंध संग्रह और संस्मरण की 5 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। बेघर, नरक दर नरक, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, कल्चर वल्चर, सपनों की होम डिलीवरी, छुटकारा, एक अदद औरत, प्रेम कहानी जैसे कहानी संग्रह, 25 साल की लड़की। इसके अलावा कविता, थिएटर, खांटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, 50 कविताएं आदि। कितने शहरों में कितनी बार, कल परसों के बरसों, सफ़र में हम सफ़र आपके संस्मरण हैं। बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हो चुकी हैं, जिसमें यशपाल कथा सम्मान, राम मनोहर लोहिया सम्मान, लमही सम्मान, सूची बहुत लंबी है, वनमाली सम्मान और वेदव्यास सम्मान, के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान आपको मिल चुका है। तो ऐसी प्रतिष्ठित, चर्चित, लोकप्रिय, युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय रचनाकार ममता कालिया जी से आग्रह करूंगी कि वे मेरे शब्द मेरी दृष्टि इस सत्र में अपनी बात हमारे बीच में रखें। ममता कालिया जी। प्रिय सुधा जी, जितेंद्र जी, अल्पना जी, अनामिका जी, मेरे लिए और दोस्तों, इनाम तो ठीक है। होता ये है कि जब आप कोई नई कहानी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी भाषा ढूंढते हैं, और इसमें ये काम आसान हो जाता है अगर मैं अल्पना की बात को ही आगे बढ़ाऊं कि जो पात्र हम चुनते हैं वो अपने साथ भाषा लेकर आता है, इसलिए काफ़ी काम तो हमारा आसान हो जाता है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं देखा मैंने कि मजदूर जो है वो अध्यापक की भाषा बोले, मजदूर मजदूर की ही भाषा बोलेगा, अध्यापक संगीत कलाकार की भाषा नहीं बोल सकता। वो अपना जो बोर व्याख्यान देता है वही देगा, वो उसी तरह से देगा। तो होता ये है कि जब हम बात करते हैं भाषा की और अपनी दृष्टि की, तो दृष्टि पहले वो चुन लेती है, और दृष्टि को इतनी अकल और चालाकी है कि वो ऐसा पात्र नहीं उठाएगी जिसको वह हैंडल ना कर पाए।
क्योंकि हम सब लेखक इतनी जो लिखते जाते हैं कहानियाँ, हमारे किताबें हमारी आते जाती हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस सजगता में हैं कि हमें वही पात्र उठाने हैं या वही दुनिया दिखानी है जिस दुनिया को हम जानते हैं। हम हार्वर्ड फ्रास्ट की तरह से नॉवल नहीं लिख सकते, क्योंकि हम उन मजदूरों के बारे में कुछ नहीं जानते जिन मजदूरों के बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन हम कोयला खदान के मजदूरों के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमने रानी खेत देखा हुआ है, हमने झरिया देखा हुआ है। तो हम अपने पात्रों को सबसे पहले तो एक विश्वसनीय भूमि देते हैं, वो जगह जिस पर पाठक विश्वास कर सके। और ये सब हमने कहाँ से सीखा? अपने पुरखों से। प्रेमचंद जब उठाते हैं पात्र, तो हम लोगों को पता है कि जो भाषा भोला बोल रहा है, धनिया बोल रही है, वो गोबर और झुनिया नहीं बोल रहे हैं, और वो सिलिया भी नहीं बोल रही है। तो हम देखते हैं लगातार कि भाषा परिवर्तित होती जाती है। हम जैसे जैसे उठाते जाते हैं पात्र, वैसे वैसे भाषा परिवर्तित होती है। हाँ, दृष्टि तो होनी चाहिए। दृष्टिहीन लेखन जो होता है वो ठीक है, एक ज़माने में पढ़ के हम लोग छोड़ चुके हैं उन सब चीज़ों को। जिसके पास दृष्टि नहीं है उसके पास तो समझिए फिर शब्द शक्ति भी नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ तो यही है। और कई बार आप देखेंगे कि हम कहानियाँ पढ़ते हैं, कई कहानियाँ हमको लूली लंगड़ी लगती हैं, उन पर विश्वास नहीं होता है। ऐसा कहीं होता है? हम सोचते हैं, हम बीच में छोड़ देते हैं, आधी छोड़ देते हैं। अगर पॉडकास्ट में आती है, नींद आने लगती है, हम खुला छोड़ के अब मोबाइल में सो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं भाषा जो है वो पूरी तरह से फेल कर रही है वहाँ पर। तो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। किसी की भाषा इतनी अच्छी होती है कि आप उससे असहमत होते हुए भी आप उस पर यकीन करते हैं। ख़ास तौर से कविताओं में ये देखा गया मैंने। धूमिल हैं, धूमिल कई बार मुझे बड़े बेअदब कवि लगते हैं, कई बार मुझे नारी विरोधी लगते हैं, लेकिन उनकी लाइनें हैं कि हमारे अंदर बैठ जाती हैं। उन लाइनों को हम भूल नहीं पाते हैं। इसी तरह गोरख पांडे थे, इस तरह एक विद्रोही जी नाम के थे, और ये सब इत्तेफाक से ये सब बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इनको बार बार उद्धृत किया जाता है। उसी तरफ आगे अपनी इतनी प्रांजल भाषा के साथ भी आज पाठकों को थोड़े कम पसंद आते हैं। हमने अपना जीवन बिताया तो हमारे आदर्श अज्ञेय थे। जब हम कभी हमें लगता था कि हमारी भाषा लड़खड़ा रही है, हम अज्ञेय को पढ़ना शुरू कर देते थे। अज्ञेय से अच्छा प्रेम दृश्य हमें लगता था किसी ने निर्मित नहीं किया है। और कहीं भाषा को जगह जगह की रगड़ लगती है। जैसे मैं तो बहुत शहरों में रही हूँ, क्योंकि माता पिता का ट्रांसफ़र होता था, हमारा भी ट्रांसफ़र हो जाता था। हम भी उनके सामान के बक्सों के साथ लद के और पहुँच जाते थे दूसरे शहर में। तो अब हमें मराठी, गुजराती, अंग्रेज़ी, बंगला और मालवी और ब्रजभाषा तो है ही हमारी अपनी, और हिंदी, ये सारी भाषाएं हमारे अंदर एक भेलपुरी मचाई हुई हैं। और हमें इसलिए लिखने में बड़ी आसानी भी है। कभी आप कह सकते हैं कि इसको दुविधा है, और दूसरे को अगर हम कहें तुमने नींबू चा लोंचा खाया है, वो सोचेगा कोई गाली दे रहे हैं, उसका मतलब है नींबू का अचार। ये मराठी में बोलते हैं। थाली पीठ, आप देखिए, थाली पीठ वहाँ का एक व्यंजन है जो कई अनाजों को भून कर पीस कर उस आटे की रोटी बनती है, उसको थाली पीठ कहते हैं। तो कितनी जगह की चीज़ें हैं। और जब हमने अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू किया था, अंग्रेज़ी ऐसा नहीं कि पैदा होते ही अंग्रेज़ी पढ़ ली, मजबूरी में पढ़ी। छठी क्लास में जब गए तो नागपुर पहुँचे, वहाँ पर कोई हिंदी स्कूल नहीं था, और पिता ने कहा कि हिंदी स्कूल में तो बच्चों के सिरों में जुएँ पड़ी रहती हैं, वहाँ के बच्चे गाली देते हैं, टाट पट्टी पे बैठते हैं, तो तुम जाओ कॉन्वेंट में दाखिल हो जाओ। मुट्ठी में पैसे दे दिए, हम जाकर दाखिल हो गए। तो जीवन की जो रगड़ लगती है ना, इससे भी भाषा आती है हमारे अंदर। दृष्टि विष्टि तो ठीक है, दृष्टि तो अध्यापक भी दे देते हैं, डांट फटकार भी दे देती है, पिता के प्रवचन भी दे देते हैं, और जो किताबें पढ़ी वो भी देते हैं।
चाहे वो रूसी किताबों का अनुवाद पढ़ा हो, चाहे वो अंग्रेज़ी किताबों का अनुवाद पढ़ा हो, चाहे वो हिंदी की मैथिली शरण गुप्त की कविताएं पढ़ी हो। भाषा हमारे पास आती गई। जब हमें मतलब नहीं समझ आता था, जयशंकर प्रसाद तब हमें रटाए जाते थे, ये कहा जाते थे पढ़ो, हमें समझ ही नहीं आता प्रबुद्ध शुद्ध भारती इसका क्या मतलब है। लेकिन मतलब बाद में आया हमारे पास। कई बार ये होता है, भाषा आपको मिल गई, आपको उसको रिदम अच्छा लग गया, आपको उसकी रवानी अच्छी लग गई, और बाद में धीरे धीरे पता चला अच्छा इस शब्द का ये मतलब था। और ख़ासतौर से अन्य भाषाओं में तो ये बहुत होता है कि आपको मतलब बाद में समझ में आता है, और वो भाषा का शब्द आपके अंदर खटखट करता रहता है, आपके अंदर खटकता रहता है, आपके अंदर कुंडी खटकाता रहता है वो शब्द। तो मैं तो ये पाती हूँ आज भी कि मैं भाषा बहुत सीखती हूँ। जब कोई बोलता है, मेरी काम करने वाली इलाहाबाद में बोलती थी कि आज उन्हें अंत जाना, आज नहीं आएंगे, ये अन्यत्र का देशज था। ये बहुत बाद में मुझे समझ में आया, कहते ये अंत जाना क्या कहती रहती है। लेकिन मैंने क्योंकि हिंदी साहित्य उस तरह से नहीं पढ़ा, तो मेरे पास वो अवधि के शब्द नहीं है। जो शब्द की संपदा है, जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अगर वो कूपमंडूक नहीं है तो वो उन शब्दों की दौलत को जानते हैं कि उसके अंदर क्या निधि है शब्दों की। रामचरितमानस में अगर आप देखें तो शब्द संपदा आप देखिए उनकी। कालिदास को आप पढ़िए, अनुवाद में पढ़िए, संस्कृत में नहीं जानती, लेकिन अनुवाद में आप पढ़िए जो शब्द संपदा जो उनकी है। या किसी भी लेखक को आप पढ़ें, जब ये प्रवीण बात करते हैं बाज़ारों की, चित्रण करते हैं, तो आपके सामने वो बाज़ार चलने लगते हैं अपनी दुकानों के साथ। ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं। अंबर पांडे की कहानी पढ़िए आप, जो बिल्कुल नए लोग हैं, अंबर पांडे की कहानी पढ़िए तो आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है क्या, एक औरत दूसरी औरत के शव को अपने कंधे पे लाद कर कुएं पे रखकर उसको सीधा कर रही है, और एक अंग्रेज़ उसे देख के कह रहा हाउ वंडरफुल हाउ वंडरफुल, और इसी में सब कबाड़ा हो जाता है। तो आप ये देखिए कि दृश्य जो है, ये दृश्य जो आता है आपके सामने, और वो अपने साथ शब्द लाता है, वो अपने साथ विश्वसनीयता लाता है, और जहाँ वो नहीं लाता वहाँ लेखक बिल्कुल फेल कर जाता है। इसलिए हमारे पास जितने सफल रचनाकार हैं उतने ही असफल रचनाकार भी हैं। अब हम सब अपना नाम ए असफल की तरह से ममता असफल तो नहीं लिख सकते, जाहिर है। हम कोशिश यही करते हैं, संघर्ष हमारा यही रहता है कि हम ऐसी दुनिया बसाएं, ऐसी दुनिया निर्मित करें कि जिसको आप पढ़ें तो आपके हाँ ऐसा हुआ होगा। अब बेघर उपन्यास 55 साल पहले मैंने लिखा था। आज भी न जाने कितनी लड़कियां मुझे कहती हैं मैम उसके बाद संजीवनी का क्या हुआ, वो जानना चाहती हैं कि एक ट्रेजेडी हुई एक लड़की के साथ, कितनी लड़कियां उस ट्रेजेडी से अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं। तो आज बस इतना ही, मैं आप लोग को बोर करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। नमस्कार। धन्यवाद ममता जी, बहुत गहरी बात आपने कही कि शब्दों की रगड़ भी आपकी रचना को समृद्ध बनाती है। और आपने कहा कि सफल ममता तो नहीं लिख सकती, असफल भी, तो आपको कोई भी विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में ही पूर्ण हैं, और आपका लेखन, युवा जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो आपके लेखन से अपने आप को बहुत कनेक्ट करती हैं। जैसे 25 साल की लड़कियां हैं तो बहुत ऐसी कहानियाँ जैसे उनको लगता है कि वो उनके अपने जीवन की कहानियाँ हैं। तो ऐसा सजग लेखन, ऐसा अनुभव दे देना अपनी रचना के माध्यम से युवा वर्ग को जोड़ कर रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि आपके लेखन ने हमें समझाई है। और आपको मैं धन्यवाद देती हूँ ममता कालिया जी कि आप हमारे बीच हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगी आलोचना जगत की एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर सुधा सिंह, जो हिंदी विभाग की अध्यक्ष भी हैं, आज हमारे बीच में हैं। और बिना आलोचना के रचना पक्ष और जो है हमारा सृजनात्मक पक्ष कभी पूरा नहीं होता। एक आलोचकीय दृष्टि हमेशा मांग करती है लेखन की। तो मैं ससम्मान सुधा जी को आमंत्रित करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उनका परिचय आपके सामने रखना चाहती हूँ।
अब तक आपकी 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से पत्रकारिता और स्त्री आलोचना एवं साहित्यिक आलोचना पर लिखी पुस्तकें आपकी हैं, जो कि विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, इलाहाबाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय, पुणे अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली आदि के पाठ्यक्रमों में पाठ्य पुस्तक के रूप में शामिल हैं। आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं मध्यकालीन साहित्य विमर्श, आधुनिक हिंदी आलोचना और रामविलास शर्मा, ज्ञान का स्त्रीवादी पाठ, जन माध्यम सैद्धांतिकी, स्त्री संदर्भ में महादेवी, स्त्री लेखन की वैचारिकी। सूची बहुत लंबी है, तो बहुत छोटे रूप में मैं आपके सामने वो रख रही हूँ। तो मैं ससम्मान प्रोफेसर सुधा सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बात यहाँ पर साझा करें। आज के इस कार्यक्रम में पहले तो आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरे ख़राब गले से मेरी आवाज़ आपको सुननी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ कि मेरी अति सम्माननीय और अति प्रिय रचनाकार ममता कालिया जी मेरे साथ हैं। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं इनको बीए के दौरान पढ़कर बड़ी हुई हूँ। बेघर जिसका इन्होंने जिक्र किया था, मैंने बीए में ही पढ़ा था। और बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं ये शिक्षा यतन कॉलेज की लाइब्रेरी से निकाल कर पढ़ा था। वो लाइब्रेरियन और उसके रिकॉर्ड गवाह हैं कि मैंने पढ़ा था। और इसके साथ ही हमारे साथ आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो अपने समय के एक सम्मानित रचनाकार, आलोचक और अन्य भूमिकाओं में जाने जाते हैं। मेरी सहकर्मी और प्रतिष्ठित लेखिका प्रोफेसर अल्पना मिश्र भी हमारे साथ हैं। इनकी भी कुछ रचनाओं का हमने अध्ययन किया है, पसंद किया है। दीगर बात है, चूँकि साथ काम करते हैं तो लिखा नहीं है, क्योंकि आलोचक सबसे ज़्यादा डरा हुआ प्राणी होता है। मेरी दिक्कत ये है कि अच्छा लिखे तो मरे और बुरा लिखे तो मरना ही है। तो हमने बीच का रास्ता अपनाया कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उन पे नहीं लिखना, और इससे थोड़ी सी जान बची, ज़्यादा तो नहीं। और इतनी अच्छी बातें आज जितेंद्र श्रीवास्तव जी से शुरू हुई। उन्होंने कविता में किस तरह से अनुभव काम करते हैं उस पर बातचीत की, और अपने गांव के अनुभव, किसान जीवन के अनुभव, पिता के अनुभव और पिता द्वारा दी गई श्रम की शिक्षा का अनुभव हम सबसे साझा किया। और ये बताया कि इन अनुभवों को सहेज कर स्मृति के जरिए, चूँकि पुराने अनुभवों में स्मृति के जरिए अवगाहन संभव है, तो स्मृति के जरिए आवाजाही करके वे वर्तमान के लिए एक रचनाशील कृति तैयार करते हैं, एक रचना तैयार करते हैं। ये उनकी रचना पद्धति और उनका दृष्टिकोण है। शब्द के साथ जिस तरह से उनकी कह सकते हैं एक क्रिया प्रतिक्रिया या क्रीड़ा चलती है, मैं एक हद तक सहमत हूँ। थोड़ा सा उसी भाषा में बोल रही हूँ जिसकी मुझे आदत है, तो बदलना बहुत मुश्किल है। तो इससे मैं एक हद तक सहमत हूँ। कारण कि अनुभव के बिना तो हम बड़े ही नहीं होते। हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। अनुभव तो रहता है, लेकिन क्या वही अनुभव जो हम अर्जित करते हैं सारे जीवन हमारी पूंजी बना रह सकता है? या क्षण क्षण जो हम अर्जित कर रहे हैं वह सारे जीवन सामान्य रूप से जो अर्जन है हमारी पूंजी नहीं बन सकता? अपने अनुभव के अलावा लेखक को अन्य के अनुभव में भी दाखिल होना पड़ता है, और बिना दूसरे के अनुभव को साझा किए उसको समझे, और इसके लिए जितनी प्रक्रियाओं से जितनी अंतर्मुखी प्रक्रियाओं से और बहिर्मुखी प्रक्रियाओं से रचनाकार को गुजरना पड़ता है, वह एक सफल, समर्थ और सच्चा लेखक ही बता सकता है, जिसको आज हम बड़ा रचनाकार मानते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। दूसरों की पीड़ा को, उनके अनुभवों को समझना, सीखना, कहीं सुदूर किसी अन्य जगह पर भी कोई चीज़ घटी है तो वह किस तरह से हमारे समाज, समुदाय और देश के लिए आवश्यक हो सकती है या एक खतरा हो सकती है,
अथवा उससे किसी भी तरह की कोई और चीज़ निकल सकती है, तो उससे समाज को आगाह करना, अपने पाठक को आगाह करना। अभी भरोसे की बात ममता जी ने की, अल्पना जी ने भी की, और अल्पना जी ने दृष्टि का पक्ष भी जोड़ा, जो कि निहायत ज़रूरी है। दृष्टि तो चाहिए, अनुभव चाहिए, और वह अर्जित दृष्टि भी चाहिए, जिससे हम उस अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े हो सकें जिसकी कहानी हम कहना चाहते हैं। लेकिन यह दृष्टि जो है हमारी, इसका निरंतर मार्जन भी होता रहना चाहिए। एक दृष्टि बन गई और हम उसी दृष्टि से सारी रचनाएं लिख रहे हैं, तो वह एक स्टीरियोटाइप होगा। स्थितियां बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं, संबंध भी बदलते हैं, सामाजिक संबंध भी बदलते हैं, मनुष्य के संबंध भी बदलते हैं, वर्गों के संबंध भी बदलते हैं, समुदायों की जो स्थितियां हैं वह भी बदलती है। एक समय में जिस तरह से किसी समुदाय या किसी समाज के लिए हम बात कर सकते थे, आज वह स्थिति नहीं है। जैसे अभी कोई एक घटना किसी ने, हाँ, अल्पना जी ने जिक्र की कि स्त्रियां जो नौकरी करती हैं उनके लिए रचनाशील होना सचमुच कठिन है। मैं सहमत हूँ, और गाहे बगाहे मैं खुद भी इस बात को घर के अंदर, बाहर नहीं, बाहर कभी नहीं, आज पहली बार कह रही हूँ, घर के अंदर तो रोज़ाना कहती हूँ कि कितना मुश्किल है, 9 से 5 की ड्यूटी करो और उसके बाद लिखो, बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी ज़रा पलट के सोचिए, पुरुषों ने तो आराम से ही 9 से 5 ड्यूटी की है। फिर हम क्या नया कर रहे हैं? कौन सी गलती हमने की है जिसके लिए हमें ये बोलना पड़ता है कि हमारे लिए विशेष मुश्किल है? जाहिर है वो परिवार संस्था जिसको हम ही ने बड़ा किया है, हम ही ने उसको इस तरह से विकसित किया है जिसमें स्त्री के लिए स्पेस नहीं है ना। और हम ये आज ज़्यादा कठिन है, वाकई कठिन है, लेकिन उसमें हमारी भी एक भूमिका है। उस भूमिका को हमने साइलेंटली वहन किया और समाज ने उसको हमारे लिए सुनिश्चित कर दिया, और अब हम उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो वह जद्दोजहद तो हमारी पीढ़ी को करना ही पड़ेगा। और जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगी आज तीनों की बातचीत से, सचमुच में मैं समृद्ध हुई। हर एक की अपनी रचनाशीलता की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। मेरी आलोचना की भी मैं घर में अपने लिए भी सुनती हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ कि मेरी आलोचना का भी एक तरीका है। मुझे कभी कोई किताब दे दे या कोई विषय कह दे कि आपको इसको लिखना है या इस पर बोलना है, तो मैं जब तक अपने घर में और घर के बाहर भी अंतिम किताब न बाँच लूँ, मेरा आत्मविश्वास नहीं होता कि मैं उस पर बोल भी दूँ। तो और लिखने के लिए तो ये चीज़ बहुत बार घटित होती है कि मुझे जब तक मैं जो भी संबंधित स्रोत है मैं उसको छान फटक न लूँ, मेरे लिए मुश्किल होता है। एक वाक्य कहने के लिए भी मुश्किल होता है जब तक मैं तमाम स्रोतों को कंगाल ना लूँ। तो जाहिर है कि दिक्कत तो है, स्त्रियों के लिए लिखना दिक्कत है, लेकिन इसके साथ हमें कोप करते हुए लिखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ गलती की है और उस गलती को क्यों अब आगे नहीं दोहराया जाना चाहिए। कुछ जगहें तो अपने आप बदल रही हैं। घर में जब भूमिकाएं बदल रही हैं तो परिवार का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है, संरचनाएं बदल रही हैं, और जाहिर है उम्मीद करते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये वाक्य निरर्थक होगा। लेकिन जो संलग्नता है और अन्य चीज़ों में हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, वह इस कदर है कि दुनिया को देखने की जिस दृष्टि की बात हमारे रचनाकारों ने की है, वह दृष्टि उनमें कितनी बचेगी इस पर मुझे संदेह है। क्योंकि हर घड़ी हर समय आप इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट आपके ऊपर हो रहा है सूचनाओं का, तथ्यों का नहीं, सूचनाओं का। उस सूचना में से सकारात्मक चीज़ें ढूंढ लेना और उपयोगी चीज़ें ढूंढना जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए उपयोगी हो सकता है, उसको ढूंढना और उस पर रचना, उसके साथ अपने को कनेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। इस खतरे को भी हमें देखना चाहिए। और एक अच्छी बात जो हमारे कई रचनाकारों ने कही, ममता जी ने विशेष तौर पर कही, कि भाषा विषय को पकड़ते हुए इन्होंने कहा कि मेरे शब्द मेरी दृष्टि। इन्होंने कहा कि शब्द से ही हम दृष्टि का भी पता देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और कैसा
समाज देखना चाहते हैं, ये शब्द के जरिए और कोई तरीका नहीं है कि हम बता सकें। हमारे हृदय में क्या है, इसकी अभिव्यक्ति जब तक हम ना करें तब तक संभव नहीं है, और अभिव्यक्ति का माध्यम शब्द ही है। लेकिन इस बात से जो अर्थ निकला, ममता जी ने खुद ही उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाषा जो है भरोसा पैदा करती है। बहुत खूबसूरत बात है। पाठक जो ममता जी को बेघर पढ़ रहा है, या अल्पना जी का अस्थि फूल पढ़ रहा है, या जितेंद्र श्रीवास्तव जी की सोन चिरैया पढ़ रहा है, वो भरोसा कर रहा है अपने रचनाकारों पर। लेकिन रचनाकारों के लिए यहाँ पर थमने की जगह है। पाठक का भरोसा आपके शब्दों से है, और शब्दों में भरोसे को पैदा करना, क्योंकि शब्द ही हैं जो ठगते भी हैं। कई बार पाठक पूरी रचना पढ़ जाने के बाद ठगा हुआ महसूस करता है। समय की बर्बादी और पैसे की तो होती है, अगर विद्यार्थी खरीदे पुस्तक 1000-1500 की, तो ठगा हुआ महसूस न करे पाठक, और वह भरोसा लेखक के लिए संचित कर पाए। इसके लिए क्या चीज़ आवश्यक है? यह आज का सवाल नहीं है। कई पीढ़ियों ने इस सवाल के जवाब में अपने को खपाया है, और हम प्रसिद्ध आलोचक मुक्तिबोध के शब्दों में कहें कि ये वही जगह है जहाँ जीवन मूल्य, रचना मूल्य और सर्जना, उसका जो उत्पाद है सर्जना, इसके अंतर संबंधों की हम बात करें। जो जीवन में देखा वो सच है, लेकिन सच उतना ही नहीं है जितना आपने देखा। दिखाए जा रहे या दिख रही चीज़ों के आर पार भी सच है, और उस सच को जानने के लिए हमें विशेष प्रयास करना होगा, रचनाकार को करना होता है। जो दिख रहा है उसका बयान कर देना रचना नहीं है। बहुत अच्छे क्राफ्ट में भी बयान करना रचना नहीं है। अखबार की किसी घटना को बयान कर देना, एक समस्या को बयान कर देना रचना नहीं है। वो समस्या हो सकती है, पर रचना के लिए आपको कुछ और चाहिए, और ये तभी संभव है कि जब हम रचना में जिन मूल्यों को सृजित कर रहे हैं, जीवन में उन मूल्यों के साथ खड़े भी दिखाई दें। जीवन में तो वो मूल्य नदारद हैं, जहाँ हमें निर्णायक भूमिका निभानी होती है, वहाँ उन मूल्यों के लिए जगह नहीं है। लेकिन रचना में हम उन मूल्यों की बात कर रहे हैं जो स्थायी मूल्य हैं, जो मनुष्यता पर भरोसा देते हैं, ऐसे मूल्यों की बात कर रहे हैं। लेकिन पाठक आपके बताए हुए रास्ते पर विश्वास भी कर ले, इसके लिए ज़रूरी है कि रचना में जो मूल्य आप स्थापित कर रहे हैं, जीवन में उन मूल्यों से कम दूरी पर खड़े हों। दूरी रहेगी, ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल अपने को ट्रांसफॉर्म कर लें फिर रचना लिखें, ऐसा नहीं होता। ये इतना 2 × 2 4 वाली बात है भी नहीं, ये आजीवन प्रक्रिया है, एक दिन में आदमी नहीं बदलता। तो ऐसी स्थिति में लेखक की एक सतत और बहुत सचेत कोशिश होनी चाहिए कि वह जो कुछ कह रहा है उसकी विश्वसनीयता लोगों तक पहुँचे, उस पर भरोसा लोगों का हो। उसके लिए वह जिन मूल्यों के खिलाफ या जिन मूल्यों के पक्ष में है, दृढ़ता के साथ उन मूल्यों के पक्ष में या खिलाफ दिखाई दे। मुश्किल क्या है, अभी के समय में रचना का वर्तमान से संवाद टूट गया है। बहुत आसान है कि किसी एक घटना या स्थिति विशेष पर रचना लिखना, लेकिन बहुत मुश्किल है कि क्षरित होते जा रहे जीवन मूल्यों पर उसके विविध पक्षों को जोड़ते हुए स्थायी रूप से अपना पक्ष रख पाना बहुत मुश्किल है। और ये चालाकियाँ रचनाकार सीख रहा है। इन चालाकियों से हम जितना बचें, चीज़ें रहती हैं, चली जाती हैं, लेकिन रचनाएं आपको भविष्य के लिए भी अमर बनाती। फ़कीर मोहन सेनापति का नाम आप सब ने सुना होगा। प्रेमचंद के समकालीन थे, उड़िया लेखक थे। उनका दुख था, बहुत अच्छे पद पर भी थे, सरकारी सर्विस में थे, तो उनका दुख था कि उनके कोई संतान नहीं। लेकिन उनकी पत्नी, कायदे से ये दुख पत्नियों को होता है, यहाँ रिवर्स था, तो पत्नी ने सांत्वना देते हुए उनसे कहा कि आपकी ये जो पुस्तकें हैं ये आपकी संतान से कम नहीं है, आपका नाम दुनिया में ये रोशन करेंगी।
और ये आज भी सच है। उनकी जो 6 मांड 8 अंगुठ जो रचना है, हम आज भी पढ़ते हैं, वो अमर है। और किस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं? सेनापति जी तो आज नहीं है, मूल्यांकन किस चीज़ का होता है? जोड़ तोड़ का, संबंध निर्वाह का नहीं, रचना के स्थायी जीवन मूल्य और रचना मूल्य का, और फिर उसके सर्जना का और सृजनात्मक पक्षों का। तो रचनाकार को अंतर्मुखी भी होकर सोचना चाहिए। और इस तरह की रचनाएं हिंदी में, मतलब ममता जी का मैंने दुखम सुखम पढ़ा था, उसका कारण बता देती हूँ इनके सामने ही। मथुरा पर था और मथुरा आना जाना मेरा पिछले 15-1 साल से लगातार था। तो एक अर्चना चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने भी मथुरा पर होली गेट पे लिखा, और उन्होंने तो बिल्कुल व्यंग वाले स्टाइल में लिखा। लेकिन मैंने इनकी रचना पढ़ी कि मुझे कुछ और जानने को मिले। तो मथुरा की वो जो गली थी, वो कौन सी गली लिखा आपने? सतगढ़ा। तो मैंने पूछा कि भाई सतगढ़ा दिखा तो दो कौन सी है जिसके बारे में ममता जी ने लिखा। तो मैंने देखा भी, उस गली को देखा भी। और इसके बाद कुछ किताबें जो मुझे भेजी गई हैं, उनको मैंने पढ़ा। मैंने लंबे समय से क्रिएटिव रचना, जैसे कहानी, उपन्यास इत्यादि पढ़कर मतलब वह आनंद नहीं आता, लगता है कि इसके बदले में कुछ और पढ़ लेती तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये भावना आए पाठक के मन में, उसे लगे कि हाँ, इसको अगर हमने इस रचना को नहीं पढ़ा तो एक बहुत बड़ा पक्ष हमसे छूट गया, हम वंचित हैं। ये वंचना का एहसास पाठक को होना चाहिए कि अगर हमने गोदान नहीं पढ़ा तो कुछ छूटा, बेघर नहीं पढ़ा तो उस दौर को नहीं समझा, है ना। मुझे खुशी है, मैं आज ऐसी लेखिका के साथ बैठी हुई हूँ जिन्होंने नेहरू को देखा, नेहरू जी के साथ जिनकी तस्वीरें हैं, और जिनको मैंने कलकत्ते में बिल्कुल ऐसे बैठकर हम लोग बातचीत करते रहे और इनको बहुत बार सुना। तो मुझे खुशी है। तो ये स्मृतियाँ, ये चीज़ें, इनका बड़प्पन और लेखन एक दिन में नहीं बना है। बहुत सारी चीज़ें, त्याग, समझ, अर्जन इसके पीछे काम करता है। और साथ ही साथ सरोकार का एक बड़ा हिस्सा है, जन सरोकार का है, और रचना अपने लिखे हुए से लगाव का भी। सरोकार अब तक हमने यही सुना है कि जनता से सरोकार नहीं, जनता से सरोकार तो आपको मुख्य बुनियादी शर्त है, लेकिन अपनी रचना से भी तो सरोकार रखो, उससे भी उतना ही लगाव रखो कि उसमें कोई ऐसी चीज़ न जाए जो कल को आपको डिसोन करनी पड़े, या जिसके लिए आपको लगे कि क्या लिख दिया मैंने, छिपाते फिरे, है ना। तो बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद सुधा जी। तो इस तरह से एक आलोचकीय दृष्टि से हमने एक इस सत्र का समापन किया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने लेखकों के लिए, भावी लेखकों के लिए हमारे सामने रखे। लेखक की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी का भाव उसके भीतर, और जो वो गढ़ता है, जो वो रचता है, उस पर टिका भी रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है, एक बहुत गंभीर दायित्व है, जो कि समकालीन लेखकों को और आने वाले लेखकों को ये बात समझकर आनी चाहिए कि लेखन किस तरह से करना है, लेखन में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र, जहां हमारे बीच में एक हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि, 2 महत्वपूर्ण कथाकार हमारे बीच में हैं, जिनकी कहानियों को, जिनके उपन्यासों को पढ़कर हम बड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हमारे बीच में हैं। हम सब ने उनके विचारों को यहाँ पर सुना, बहुत लाभान्वित हुए, और आगे भी हम आपके विचारों को ऐसे ही सुनते रहेंगे, लाभान्वित होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं सत्र के अंत में मैं इस सत्र की संयोजिका हैं डॉक्टर उपासना दीक्षित जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए आएँ। उपासना दीक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी आपका। आज ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज इतने बड़े बड़े वक्ताओं को सुना है जिनको पढ़कर बड़े हुए हैं। कई बार ये बात सामने आई है कि आप सबको पढ़कर बड़े हुए हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ कि मैं भी पढ़कर बड़ी हुई हूँ। और आज जब मैं ममता कारिया जी को घर से लेने गई तो आप यकीन जानिए कि ये आनंद की कोई सीमा नहीं थी कि जिनके अपने पाठ्यक्रम में जिनको पढ़ा, आज उन्हें मैं घर से लेने जा रही हूँ और वो आज मेरे साथ होंगी। तो खुशी और आनंद का कोई पारावार नहीं था।
और आज मैं जितेंद्र जी को देख रही हूँ, सीमा जी को देख रही हूँ, सुधा जी को देख रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ, और अल्पना मिश्रा जी को देख रही हूँ, जिनके रील्स देखती हूँ, संगत में जिनको सुनती हूँ, उन्हें प्रत्यक्ष देख रही हूँ। ईश्वर की अनुकंपा है। और इसी सत्र को आज धन्यवाद ज्ञापन के लिए सारिका जी ने मुझे बुलाया है। तो सभी को शुभ संध्या। मैं डॉक्टर उपासना दीक्षित, सत्र संयोजक। आदरणीय अतिथिगण, आयोजन समिति के सभी सदस्यों और सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज का सत्र मेरे शब्द मेरी दृष्टि में हमें बहुत ही सार्थक वक्तव्य सुनने को मिले हैं। यद्यपि समय अधिक नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था कि और समय मेरे पास होता मैं सुनती रहती। कहीं पर भी कोई विघ्न नहीं था, किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं था, सब बहुत तन्मयता से सुन रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे सत्र की ये सार्थकता है कि ये सत्र इतनी संपन्नता से संपन्न हो रहा है। प्रत्येक वक्तव्य पर ये कहा जा सकता है कि वह गागर में सागर भरने जैसा था। बातें बहुत संक्षिप्त में हुई हैं, लेकिन अर्थ बहुत गहन है। सभी को एक दृष्टि मिली है, सभी को अनुभव मिले हैं कि लेखन किस तरीके से होना चाहिए, कैसे हमें समझना चाहिए, लिखना चाहिए। अभी सुधा जी की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि लेखन पर शर्मिंदा ना हो, ऐसा लेखन हो। बहुत बड़ी बात और बहुत हृदय से आभार आपका व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। हम सभी इन सार्थक बातों से लाभान्वित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक विचारों से सत्र को सार्थक बनाया। सभी आपके विचारों से जुड़ते हुए दिखाई दिए, आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ। मुख्य अतिथि आदरणीय ममता कालिया जी, नाम लेने से ही ममता उमड़ रही है और पूरा वातावरण ममता में हो गया है। तो आपकी विषय अनुरूप आपने अपने विचारों को पूरे सत्र में महत्वपूर्ण बनाया, बड़ी बड़ी बातें कहीं और उनका अर्थ भी बहुत गहन था। उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। भविष्य में आपसे कुछ ना कुछ सुनने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और इस प्रतिबद्धता को दोहराते भी हैं और इसीलिए आपका हृदय से पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्य वक्ता डॉक्टर अल्पना मिश्रा जी से अपने वक्तव्य को उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से हमारे सामने रखा, अनुभवों की बड़ी यात्रा पर बात की। हृदय से आपका आभार है। निश्चित कहीं ना कहीं मैं आश्वस्त हूँ इस बात से कि हमारे शोधार्थी और सभागार में उपस्थित प्रत्येक श्रोता कहीं ना कहीं लाभान्वित अवश्य हुए हैं। आपके विचारों से हम कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे। आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष डॉक्टर सुधा सिंह ने अध्यक्षीय गरिमा के अनुरूप अपनी बात को रखा है। जैसे अभी मैंने सुना कि आलोचना करना कठिन है, शत्रु बहुत बन जाते हैं, मित्रताएं घट जाती हैं। बात आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन आलोचना की दृष्टि यदि ना हो तो हम कुछ अच्छा नहीं लिख सकते। हमें अपनी कमियों के बारे में पता नहीं होता, हम अपनी विश्लेषण नहीं कर सकते कि हमने क्या लिखा है। जब एक अच्छी आलोचना हमारे सामने आती है तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हमारे पथ भी प्रशस्त होते हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी बात को रखा और हम सबका मार्गदर्शन किया है। इसी के साथ मैं इस भव्य सम्मेलन के आयोजन के लिए आदरणीय अनिल जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यद्यपि शायद मुझे सभागार में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन हृदय से आभार है। जहाँ पर भी हूँ आप मेरी बात को सुन रहे होंगे। हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। संचालन के लिए डॉक्टर सारिका काला जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी सहायता और स्तरीय संचालन के बगैर ये सत्र इतनी संपन्नता के साथ संपन्न नहीं हो सकता था। जितनी सुरुचिपूर्ण तरीके से आपने प्रभावी तरीके से अपनी बात को कहा है, इस पूरे सत्र को मनोयोग से पूर्ण कराने के लिए आपने मेरी बहुत मदद भी की है। आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ साथ मैं क्रिएटिव कल्चर के महानिदेशक डॉक्टर राजेश जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर सत्र का संयोजक बनकर एक सफल सत्र का संयोजन कर सकूं। इसके साथ साथ प्रत्येक श्रोता का आभार व्यक्त करती हूँ, आयोजन से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी सहभागिता रही है उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे साथ रितिका और रिया ने पूरा समर्थन दिया है, दोनों का बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ। आप सब लोग आए, बहुत मनोयोग से सुना, आपका हृदय से आभार, हृदय से अभिनंदन। धन्यवाद।